हेलो दोस्तों, सृष्टि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें पढ़ाने में खुशी हो। तो चलते हैं, हम लोग आज पढ़ेंगे दर्पण का निर्माण कैसे करते हैं। तो बाबू चलते हैं दर्पण पे। दर्पण का निर्माण हम लोग कल पढ़ चुके थे। दर्पण होता पहले क्या? तो दर्पण वैसे सतह को कहते हैं जो प्रकाश को पूर्ण रूपेण क्या कर देती है, परावर्तित कर देती है। उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, समतल दर्पण बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। तो दर्पण आज हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण का निर्माण कैसे करते हैं। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, एक कांच का टुकड़ा लेंगे। किसका लेंगे? कांच का टुकड़ा, क्योंकि इसकी सतह क्या होती है, समतल होती है और चिकनी होती है। और टुकड़ा लेने के बाद क्या करेंगे, सिल्वर कलर से, सिल्वर का एक कलर होगा जिसको क्या करेंगे, पेंट कर देंगे। और पेंट करने के बाद इसे कुछ समय सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब यह सूख जाएगी तो इसके ऊपर एक मन चाहे रंग से पेंट कर देंगे। कोई भी रंग, ये आपका कोई भी रंग है आपका, और ये आपका सिल्वर कलर है, और ये आपका क्या है, कांच है। क्या लेंगे, पहले एक कांच लेंगे, उसके ऊपर सिल्वर कलर से पेंट चढ़ा देंगे और इसे सूखने के बाद मनचाहे कलर से पेंट करते हैं। तो अब सवाल उठती है कि पहले सिल्वर कलर से क्यों हम इस पर पेंट किए? क्योंकि सिल्वर जो होती है प्रकाश को पूर्ण रूपेण से परावर्तित कर देती है, जिसको हम लोग चांदी बोलते हैं। चांदी जो होता है प्रकाश के किरणें को पूर्ण रूपेण से क्या करती है, परावर्तित करती है। इसलिए इसको हम क्या, आईने जिसको बोलते हैं ना, दर्पण, जब मैंने आईना जैसे अपना चाय देखते हैं, इसको बनाने में क्या करती है। तो अब सवाल उठती है कि आखिर इसके ऊपर रंग क्यों लगाए। इसका दो कारण है। पहला क्या है कि सिल्वर जो होती है वायुमंडल के ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीकृत होगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। आप लोग अक्सर देखते होंगे कि जब आईने को हम छोड़ते हैं बाहर धूप में, बारिश में, ऐसे ही, तो उसके ऊपर फफूंदी जैसा लग जाता है। पानी में छोड़ते हैं तो होता है ना, कैसा कुछ उभरा हुआ टाइप हो जाता है। ऐसा आपका है ना, आपका है उभरा हुआ टाइप का हो जाएगी। तो यही होता है, ऑक्सीकृत हो जाती है। तो ऑक्सीकृत होने से बचाती है और कहीं खरोच ना लगे, खरोच से बचाती है। कौन? ये आपके रंग। और इससे मजबूत प्रदान करनी है, क्योंकि कांच है, काफी कलका से गिर जाएगी तो टूट जाएगी। टूटे नहीं तो इसके ऊपर क्या करते हैं, कांच या क्या, कांच नहीं, लकड़ी, किसका, लकड़ी या प्लास्टिक, उसको फ्रेमिंग कर देते हैं। इस तरह से आपका क्या होती है, आपका दर्पण का निर्माण हो जाती है। तो चलते हैं, इसको ढंग से लिख लेते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि समतल दर्पण का निर्माण किस प्रकार की जाती है। तो क्या लिखे बाबू कि सर्वप्रथम कांच का एक छोटा टुकड़ा लेते हैं और कांच के एक भाग को सिल्वर रंग से क्या कहते हैं, सिल्वर रंग का पर चढ़ा दी जाती है और उसे कुछ समय सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और यह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत ना हो जाए, इसलिए इसके ऊपर मनचाहे रंग से पेंट कर देते हैं तथा दर्पण को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे लकड़ी या प्लास्टिक से फ्रेमिंग कर दी जाती है। फिर सुनिएगा, आपका जो रामायण कथा तो लिखा गया है, आप लोग फिर सुनिएगा कि समतल दर्पण का निर्माण कैसे करेंगे।
एक देखिए कांच का छोटा टुकड़ा लेंगे जैसा कि आपको यहाँ दिखाई पड़ रही है, और इसके एक भाग को, दोनों भाग को नून, एक भाग को क्या करेंगे, इसको पेंट कर देंगे। एक कांच का टुकड़ा लिए, इसको क्या किया हम, पेंट कर दिए एक भाग को। यह गीली हो जाएगी, इसे कुछ समय के लिए क्या करेंगे, सूखने के लिए छोड़ देंगे। जब यह सूख जाएगा तो फिर क्या करेंगे, यह क्या करती है, सिल्वर जो होता है काफी अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन जब आप जलवाष्प होती है इससे अभिक्रिया कर लेता है और क्या कहता है, फफूंदी ऐसा बन जाएगा। इस सिल्वर ऑक्साइड का निर्माण ना करे, इसके लिए इसके ऊपर से एक क्या करते हैं, मनचाहे रंग का पेंट चढ़ाते हैं। और यह कांच काफी बाबू क्या नाजुक होती है, यह गिरे तो टूटे नहीं। इससे मजबूती प्रदान करने के लिए इसके चारों तरफ क्या करते हैं, फ्रेमिंग कर देते हैं। या तो लकड़ी का होता है या तो क्या होती है, प्लास्टिक से। इस प्रकार से आपका दर्पण का क्या हो गया, निर्माण हो गई। और हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण से बना प्रतिबिंब की विशेषता किस प्रकार होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषता। तो आप पहले समतल दर्पण पढ़ लिए हैं। आप लोग अपने दर्पण के सामने प्रत्येक दिन आप देखते होंगे, जैसे आप अपने चेहरा देखते होंगे, लगता होगा कि जितनी बड़ा आपका चेहरा है उतना बड़ा ही दिखाई पड़ती है, ना तो बड़ा ना तो छोटा। तो पहला आपका हो गई। और क्या होता है, जैसे आपका प्रतिबिंब जो है हमेशा दर्पण के पीछे दिखाई पड़ती है। जो दर्पण के पीछे दिखाई पड़ेगा, जो दर्पण में दिखाई पड़ेगा, वह प्रतिबिंब क्या होती है, काल्पनिक होती है। तो पहले बाबू क्या होती है, इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होती है, काल्पनिक होती है, सीधा होती है, और क्या होती है, सीधा होती है। और बाबू क्या होती है, वस्तु के बराबर होती है। क्या होती है, वस्तु के बराबर होती है। फिर से जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनती है वो क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनती है, आपका बनता है दर्पण के पीछे बनता है। और जो दर्पण के पीछे होता है वह क्या होती है, आपकी काल्पनिक होती है। और बाबू क्या होता है, वह सीधा होता है। दर्पण के पीछे रहेगा तो काल्पनिक रहेगी, और कैसा रहेगा, सीधा रहेगा। और बाबू क्या होती है, साथ ही साथ वस्तु के क्या होती है, आपका बराबर होती है। और इसके द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होती है, वस्तु के बराबर होती है। लेकिन कभी आप दर्पण के सामने खाना खाकर देखते होंगे कि जब आप राइट हैंड से खा रहे होंगे तो आपको दर्पण में लगता होगा कि हम लेफ्ट हैंड से खा रहे हैं। इसी के बोलते हैं आपका क्या, पार्श्विक रूप से उल्टा। जो दाया हाथ है आपको बायां दिखाई पड़ेगी, जो बायां हाथ है वो क्या होगा, आपको दाया हाथ प्रतीत होगी। इसी को बोलते हैं पार्श्विक रूप से क्या होती है, उल्टा होती है। और आप कभी देखते होंगे दर्पण के सामने खड़ा हैं तो 10 मीटर की दूरी पर आप खड़ा हैं दर्पण से, तो आपको लगेगा कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे में 10 मीटर की दूरी पर खड़ा है। जैसे जैसे आप आगे होइएगा प्रतिबिंब भी क्या होगा, आपके निकट आएगी। अर्थात कहने का होगा, यदि इसके सामने हम दौड़ते हैं भी वेग से तो आपको दिखाई पड़ेगा कि प्रतिबिंब जो है 2 भी वेग से आपको दिखाई पड़ेगी। काहे कि आपका भी वेग है, उसका भी वेग है, क्योंकि जितना आप निकट आइएगा वह भी निकट आएगी। प्रतिबिंब ऐसा ही होती है। और भी क्या होगा, आपका 2 भी वेग हो जाएगी। तो बाबू यदि आप इसके सामने से भी वेग से आप दौड़िएगा तो आपको क्या हो जाएगी, आपको भी वेग से आपको दिखाई पड़ेगी। 2 भी वेग से दौड़ते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। बाबू एक अंत में आपका है, यदि आपका थीटा कोण से घुमाइएगा दर्पण को तो उसमें प्रतिबिंब जो है 2 थीटा कोण से घूम जाएगा। कितना घूम जाएगा, आपको 2 थीटा कोण से घूम जाएगी। और आपकी वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी आपस में क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। और साथ ही साथ जब आपका इस समतल दर्पण आपका है और समतल दर्पण पर आप लंबवत प्रकाश किरणें मारिएगा तो ये हो गया आपतित किरण। आपतित किरण, जब आपतित किरण क्या होती है, 90 डिग्री होती है, लंबवत होती है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, उसी रास्ते से क्या होता है, लौट जाता है।
तो लौट जाएगा, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरणें। परावर्तित किरण, तो उस समय परावर्तित किरणें का मान कितना होता है, 0 डिग्री हो जाती है। यदि आपतित किरण और परावर्तित किरण एक ही रास्ते में हो, एक ही स्थान पर हो, तो परावर्तित किरण का मान कितना होता है आपका 0, क्योंकि बाबू अभिलंब यहीं पर है और बाबू अभिलंब भी यहीं पर है और आपका आप परावर्तित किरण भी यहीं पर है। तो उस समय बाबू क्या होगा, परावर्तित बाबू जो बाबू को किरण होगी वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का कोण बनाएगी। अर्थात जब किसी दर्पण पर लंबवत प्रकाश की किरणें डालते हैं तो वह क्या करती है, उसी रास्ते से क्या होती है, आपका लौट जाती है। कंप्लीट। चलते हैं हम लोग अगले पार्ट पर। चलिएगा हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कि अब पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक सेकंड रुकिएगा। पढ़ेगा गोलीय दर्पण। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण होता पहले क्या, तो गोलीय दर्पण होता है कि वैसे खोखले गोले जिसका एक भाग चमकीला रहे, क्या रहे, एक भाग चमकीला। यदि इसको काटेंगे, किसी खोखले गोले का वह भाग, इसको भाग बने काटेंगे तो ऐसा प्राप्त होगी या तो ऐसा प्राप्त होगी। एक भाग रजतित किया हुआ मैंने पेंट किया हुआ और दूसरे भाग क्या चमकीला, या तो अंदर भाग पेंट रहे या तो बाहर भाग पेंट, जैसा कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं। यही आपका खोखला गोला है। तो आपको बता रहे हैं इसलिए कि हो सकता है आप गोलीय दर्पण समझ नहीं पाए। तो गोलीय दर्पण क्या होती है, तो बोलेंगे वैसे तो खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग चमकीला एवं दूसरे भाग रजतित की हुई होती है, उसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। फिर से अब गोलीय दर्पण क्या होता है, किसी खोखले गोले का वह भाग, किसी खोखले गोले का वह भाग जिसका एक भाग चमकीला। मान लीजिए बाबू इसका यह भाग हम पेंट कर दें तो यह भाग आपका क्या हो जाएगा, चमकीला हो जाएगी। तो इसको हम काटेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक दर्पण पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण, जिसके बारे में हम लोग कल बता चुके हैं। और जब आपको क्या कहते हैं, जब बाहर हम पेंट कर देते हैं, जब काटेंगे तो आपको क्या अंदर भाग चमकीला होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होती है, अवतल दर्पण क्या होती है, कल इसके बारे में हम लोग भली भांति जान चुके हैं। फिर से जानते हैं उत्तल दर्पण इसका क्या होता है, बाहरी भाग चमकीला होवे और जब क्या हुए जिसका चमकीला भाग उभरा हुआ रहे उसे क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। जिसका चमकीला भाग मैंने प्रवर्तक होता क्या रहे, आपका धसा हुआ रहे, वो क्या हो जाएगा, आपका अवतल दर्पण हो गई। तो इस तरह से या तो बाबू ऐसा हो सकता है कि जिसका क्या रहे, परावर्तक सतह बाबू क्या रहे, चिकना रहे। तो इस तरह इसको क्या बोलेंगे हम लोग, समतल दर्पण बोलेंगे। तो इसमें एक बाबू आता है द्वारक। क्या आती है, द्वारक। द्वारक क्या होती है, दर्पण की चौड़ाई को, इसको दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। जो दर्पण बाबू जो चौड़ाई होती है ना बाबू, यही देखो दर्पण चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, द्वारक बोलेंगे। और इसमें एक धूर्व आती है। क्या आती है, धूर्व।
ध्रुव। तो ध्रुव क्या होती है? तो जो दर्पण का जो मध्य बिंदु है, दर्पण का जो क्या है मध्य बिंदु है, उसे कोई हम लोग क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है।